देखो स्पेक्ट्रा पढ़ाए थे पिछले दिन। ये स्पेक्ट्रा जो है दो तरह का है, ये टॉपिक था, स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें पढ़ते क्या है हम लोग, तो कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नोन एज स्पेक्ट्रम। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेवलेंथ का कलेक्शन है, कलेक्शन का मतलब ऐसे समझिएगा जैसे विव गियोर के बारे में पहले से आप जान रहे हैं। इसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम, दैट कॉल्ड कलेक्शन है ना, कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ। तो इसी बात को हम लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रम, इसी का स्टडी करना स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। ये जो 4000 से 8000 एंगस्ट्रम है, ये मेजर होता है एक डिवाइस से जिसको कहते हैं स्पेक्ट्रोग्राम। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रोग्राम के बारे में पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रा दो तरह का होता है, इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा दो तरह का होता है, कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा और लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा में इस तरह का कलर बैंड ऑब्टेन होता है 7 कलर का, जिसको विव गियोर कहते हैं, है ना। उसको पॉलीक्रोमैटिक लाइट कहते हैं, इसको मोनोक्रोमैटिक, चूंकि सिंगल कलर से बना हुआ है, और वो मेनी कलर से बना हुआ है इसलिए उसको पॉलीक्रोमैटिक। अब यहाँ पे लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा में बताएं कि जैसे कोई सोडियम मेटल है और उसको किसी फ्लेम पे हम जलाएं, है ना, मोमबत्ती लगा कर करके ये सोडियम को जलाएं, तो सोडियम का जो फ्लेम होगा वो फ्लेम को प्रिज्म पे इंसिडेंस कराएं, तो ये दो लाइंस में टूट गया। और ये फोटोग्राफिक फिल्म पे दो लाइन ही सिर्फ ऑब्जर्व होगा, एक 5666 एंगस्ट्रम का और एक 5660 एंगस्ट्रम का, येलो वेवलेंथ। तो ऐसा स्पेक्ट्रा यदि ऑब्टेन हो तो इसको कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब उसी का डिफिनीशन लिखें यहाँ पे। लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा में व्हेन एन एटम इज हीटेड बाय एनी मीन the flame which obtain incidence on prism after dispersion, there are some lines of a specific wavelength obtained on a spectrogram या photographic film known as line emission spectra. Wavelength या frequency emitted by an atom of element upon heating is characteristic feature of that element only. इसमें बताया ये गया है कि किसी एलिमेंट को जब आप हीट करते हो, किसी एलिमेंट को जब आप क्या करते हो, बोलो ना, हीट करते हो, तो जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का रेज इमिट होता है वो सिर्फ उसी एलिमेंट से हो सकता है, कोई दूसरे और एलिमेंट से नहीं हो सकता। दैट इज वाई कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर। नेक्स्ट, मोसले साहब का एक्सपेरिमेंट था कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय certain atom of element is directly proportional to z atomic number, है ना। और उसी के बीच में ये ग्राफ है, जबकि ये मास नंबर से खींचा हुआ ग्राफ है जो रेगुलर नहीं है। फिर यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी निकाले हैं, और इसके बाद मोसले ऑल्सो गिव पीरियोडिक लॉ। ये अगला चैप्टर जो पीरियोडिक टेबल का होगा उसमें पढ़ना रहता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसमें कहा गया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। अब आपकी जिज्ञासा की बात है कि क्यों कह दिए थे एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे कैसे सपना में आया था मोसले साहब को। तो वही बात को बढ़िया समझने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि जब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किसी एलिमेंट के द्वारा जो इमिट होता है वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बाकी के सारे प्रॉपर्टीज भी एटॉमिक नंबर के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। क्योंकि उससे पहले मेंडलीव साहब पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे, जिसमें वो बहुत सारे जगह पे फंसे हुए थे। लेकिन मोसले साहब पीरियोडिक टेबल बनाए तो वो सब सीधा कर दिए। तो मोसले साहब को ये आइडिया आया कहां से होगा, तो दिस एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है ना। उस लेवल में समझने के लिए इतना बातें समझना है।
और फिर हम बताए थे स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ हाइड्रोजन, एक डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भर दिए हैं, ठीक है, और इसको पोटेंशियल दे करके ग्लो करवा दिए। जैसे ट्यूबलाइट जल रहा है, स्विच दबाते हैं, वैसे ही ये भी, तो ये भी डिस्चार्ज ट्यूब पूरा ग्लो करने लग गया और स्पेक्ट्रोग्राम पे इसके द्वारा इमिटेड वेवलेंथ को हमने देखा। तो देयर आर वेरियस लाइंस आर ऑब्जर्व, देयर आर वेरियस लाइंस आर ऑब्जर्व्ड ऑन द स्पेक्ट्रोग्राम ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और ये जो लाइंस ऑब्टेन हुआ है इसी में नाम रखा गया है, ये सीरीज को कहते हैं, मतलब यहां से लेके यहां तक जितना लाइन ऑब्टेन हुआ उसको कहते हैं लाइमन सीरीज। उसके बाद जो लाइंस ऑब्टेन हुआ बाल्मर सीरीज, पास्कन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री। लाइमन सीरीज का जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी है ये अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है। बोले सर अब लाइंस था तो बटा क्यों, नंबर क्यों बटाए, लाइमन बाल्मर अलग अलग क्यों? तो वेवलेंथ के हिसाब से अपना अपना बांटे, कि जो अल्ट्रावायलेट रीजन में रहेगा उसको लाइमन सीरीज कहेंगे, जो विजिबल रीजन में रहेगा उसको बाल्मर। यानी जिस लाइन का वेवलेंथ विजिबल में रहेगा, यानी 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच रहेगा, उसको हम बाल्मर कहेंगे। और 8000 के बाद जितना भी वेवलेंथ ऑब्टेन हुआ इसमें, उसमें पास्कन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, ये सब भाई लोग हैं। ये सब प्लैंक साहब प्रोफेसर साहब थे, उन्हीं के कॉलेज में सब पढ़ते थे, है ना। तो सब अपना अपना घर बांटे हैं, और ये घर आपको दिखेगा n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, घर भी बांटेंगे बोर थ्योरी में। क्लियर है? तो यहां तक पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में। देखो कितना कम पढ़ते हैं, 20 मिनट नहीं लगता, 15 मिनट नहीं लगता, पूरा बात हो जाता है। इतना समझाने में सिर्फ समय लगता है। एब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, है ना। क्या है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, वो समझिएगा। इसमें क्या करना है, एक वाइट लाइट ही लेना है और इसको एक प्रिज्म से इंसिडेंस कराना है, ठीक है। और प्रिज्म पे इंसिडेंस कराएंगे तो 7 कलर में टूटेगा ये, जैसे टूट रहा था पिछले दिन। तो ये एक्चुअली में 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहां पर एक क्या बना देते हैं हम लोग, फोटोग्राफिक फिल्म। अब यहां पर जो एक कलर बन आता है उसको क्या कहते हैं, बोलते जाओ ना जी, इंडिगो, VIB, G, बाई, O, R, यही ना 7 कलर है, विबग्योर, ठीक है, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या करना है कि ये व्हाइट लाइट को ना पास तो करेंगे, लेकिन एक काम और कर देंगे, ठीक है। देखो क्या काम कर रहे हैं, तुम लोग फोटो बनाने पे लगा रहता है, देखो क्या काम कर रहे हैं। फोटोग्राफिक फिल्म प्रिज्म पे पड़ने से पहले, प्रिज्म पे पड़ने से पहले एक केमिकल सॉल्यूशन से पास कर देंगे। किससे पास कर दिए, केमिकल सॉल्यूशन से पास कर दिए। कोई केमिस्ट्री का कोई केमिकल सॉल्यूशन होगा, मान लो कि ग्लूकोज होगा 1 मोलर, फ्रुक्टोज होगा, कोई भी केमिकल सॉल्यूशन से पास करना है। अब देखो ये केमिकल सॉल्यूशन है, या सबस्टांस भी लिख सकते हो आप।
तो इधर में जब आते हैं तब हमें क्या दिखाई देता है वो देखिएगा। ये जो ब्लू रीजन है इसमें डार्क लाइन ऑब्जर्व होता है। डार्क लाइन दिखाई दिया आपको? दिखाई दिया? अरे बी पूरा रंग दे, दिखाई नहीं देगा कैसे? बी जो था ब्लू उसको रंगे ना हम, काला हुआ ना ये। तो ब्लू रीजन में ब्लैक लाइन ऑब्टेन हुआ, दिखाई दिया? क्या किए? एक कंटिन्यूअस कलर बैंड था, अब इसमें एक ब्लैक लाइंस ऑब्जर्व हुआ। तो ये जो ब्लैक लाइन ऑब्जर्व हुआ इसका मतलब है कि इस पार्टिकुलर वेवलेंथ का रेज इस पे नहीं गया, तो जो पहले से काला कलर था उसी कलर में रह गया। देखो ना, है कि नहीं है? जैसे बोर्ड का कलर काला था तो अभी भी तो काला ही है वो। ब्लू वाला रीजन में कहां कुछ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है क्या? पूरा का पूरा ब्लू नहीं, सर्टेन ब्लू। ब्लू भी डीप ब्लू, सयान ब्लू, क्या क्या ब्लू होता है, नहीं होता है, बहुत सारा ब्लू होगा। तो उसमें से कोई ना कोई वेवलेंथ पे ब्लैक लाइंस ऑब्जर्व हो गया, डार्क स्पेस ऑब्जर्व हुआ, है ना? जैसे लोग समझ गया है, लेकिन हम समझा समझा के बोर कर देंगे। देखो ये बनाए थे, अब ये कितना चमक रहा है, इसी पर ये ऐसे करके एक लाइन ऑब्जर्व हो जाए, है ना? आ जाए ग्रीन में हो गया, चलिए ग्रीन में हो जाए, कहीं भी हो जाता है, जितना केमिकल सब्सटेंस है बहुत सारा, तो कहीं पर किसी रीजन में ब्लैक लाइन ऑब्जर्व हो जाएगा। तो यदि ब्लैक लाइन ऑब्जर्व हो जाता है इस कंटिन्यूअस कलर बैंड में, तो उसी स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और अब आपसे पूछेंगे कि क्यों ब्लैक लाइन ऑब्जर्व हुआ है, तो किसी के पास जवाब है? क्या जवाब है? हाँ, हाँ, यही जवाब है। सर्टेन वेवलेंथ ऑफ रेज, इस वाइट लाइट से सर्टेन वेवलेंथ ऑफ रेज एब्जॉर्ब बाय दिस केमिकल सॉल्यूशन, और यही वेवलेंथ इस केमिकल सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होगा। यानी पहचान जब करनी होगी कि वो सॉल्यूशन कैसा है, तो हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे और देखेंगे कि वो केमिकल सॉल्यूशन कौन से वेवलेंथ ऑफ रेज को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इस काम में आता है। ये केमिकल सॉल्यूशन के नेचर को आइडेंटिफाई करता है। क्लियर है? समझ गया बात? तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का क्या फीचर होगा एक लाइन में, कि व्हेन सम डार्क लाइन ऑब्जर्व इन कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा दे कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। डार्क लाइन आर सो ऑब्जर्व that particular wavelength of rays absorbed by the chemical solution from which the white light या polychromatic light passes, है ना? And that wavelength is characteristic feature of that chemical or particular chemical solution only। इतना ही बात लिख देना है, लिख तो तुम लोग लेता ही है, लिखने में कोनो कमी है?
लिख दिए। When some dark line or black of a space observed in continuous emission spectra of polychromatic light, it known as absorption spectra। और पूरी बात क्या है कि एक पॉलीक्रोमैटिक लाइट को, पॉलीक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट को जब केमिकल सॉल्यूशन से पास करते हैं और तब इंसिडेंस कराते हैं प्रिज्म पे, तो कुछ डार्क लाइन ऑब्जर्व हो जाता है स्पेक्ट्रम पे, उसी को कहते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। लिख दिया। कोई समस्या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में? है ना, वो डार्क लाइन ऑब्जर्व हुआ है क्योंकि ये पार्टिकुलर वेवलेंथ का रेज ऑब्जर्व कर लिया। बस बात तो इतना ही समझना है। बात तो इतना ही समझना है। ठीक है, बढ़े। बढ़े। नेक्स्ट एक इसी के आगे का टॉपिक पहले कर लेते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? ये बहुत ही छोटा सा बात है, थोड़ा समझ लेना इसको। ब्लैक बॉडी किसको कहा जाता है? हाँ, आप लोग जो समझ रहे होंगे कि काला बॉडी को ब्लैक बॉडी कहते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। एक ऐसा सब्सटेंस जो गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट हो, साथ साथ में गुड इमीटर ऑफ हीट हो। मतलब कि कोई सब्सटेंस को जब आप रेडिएशन दें, हीट रेडिएशन दें, तो वो सारा रेज को क्या करे? अब्जॉर्ब कर ले, और एक लिमिट तक गर्म हो जाए। स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि आप हीट करोगे तो सब्सटेंस धीरे धीरे सॉलिड भी होगा, तो पिघल के लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड नहीं बनना चाहिए, एक अप्रिसिएबल अमाउंट तक वो गर्म हो जाए, पूरा हॉट हो जाए,
देन आपको उसको हीट करना छोड़ देना है। धीरे धीरे जितना हीट वो एब्जॉर्ब किया था सारा हीट इमिट कर देगा और जैसे था पहले वैसे स्टेट में आ जाएगा। तो वैसे सब्सटेंस को कहते हैं ब्लैक बॉडी। और जो रेडिएशन इमिट करेगा हीट होने के बाद, उसी रेडिएशन को कहेंगे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जैसे लोहा, लोहा ब्लैक बॉडी। आयरन इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक बॉडी। आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक बॉडी। लोहा को आप गर्म करना शुरू करो, गर्म करो, तो सबसे पहले लोहा ब्रिक रेड होगा। ब्रिक रेड होगा मतलब लाल तपता हुआ नजर आएगा तुमको। फिर वो रेड होगा, मतलब ब्रिक रेड के बाद पूरा पूरा लाल। फिर वो और गर्म करोगे तो येलो हो जाएगा, गर्म होकर पीला हो जाएगा। और गर्म करोगे तो फाइनली वो ब्लू हो जाएगा। अब छोड़ दो, ब्लू हो गया, उसके बाद गर्म कर दिए तो पिघल जाएगा। स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए। और ब्लू जब हो जाए तो उसको फिर गर्म करना छोड़ दो। अभी तक क्या किया था, वो अब्जॉर्ब कर रहा था हीट। अब ब्लू लोहे को जो गर्म होकर के ब्लू हुआ है, उसको यदि तुम छोड़ोगे तो फिर वो धीरे धीरे से येलो होगा, रेडिएशन इमिट करेगा और येलो हो जाएगा। फिर और रेडिएशन इमिट करेगा, फिर लाल हो जाएगा, फिर और रेडिएशन इमिट करेगा, फिर ब्रिक रेड हो जाएगा और फिर वो अपने हाल में। तो पहले तुम गर्म किया नॉर्मल लोहे से रेड ब्रिक होते हुए ब्लू होने तक। अब वो इमिट करेगा, जितना एब्जॉर्ब किया था वो सारा रेज को इमिट कर देगा। ठीक है, एक्चुअली में ये बात वैसे ही लग रहा होगा तुम लोग को, लेकिन ये बात देखो यहां से मिल रहा था। विव गियोर सबसे पहले गर्म किए थे तो रेड हुआ था। सबसे पहले गर्म किए थे तो क्या हुआ था, रेड हुआ था, रेड हुआ था, है ना। उसके बाद धीरे धीरे और गर्म किए तो क्या हुआ, येलो हुआ। और गर्म किए तब क्या हुआ, समझ रहे हो क्या बोला जा रहा था तुम लोगों से, कि जितना ज्यादा उसको गर्म किए, टेम्परेचर बढ़ाए, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो वेवलेंथ क्या हो रहा था, ज्यादा टेम्परेचर पे नहीं, ज्यादा टेम्परेचर तो यहां नहीं ना है, यहां तो कम टेम्परेचर है। टेम्परेचर ज्यादा किधर है, ब्लू के तरफ। टेम्परेचर ज्यादा किधर है, ब्लू के तरफ। टेम्परेचर ज्यादा किधर है, ब्लू के तरफ। टेम्परेचर ज्यादा है ब्लू के तरफ। तो टेम्परेचर ऐसे इंक्रीज कर रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था इधर ब्लू के तरफ। तो वेवलेंथ का क्या हो रहा था, किसका वेवलेंथ ज्यादा है, रेड का। तो वेवलेंथ क्या हो रहा था, डिक्रीजेज, यही ना हो रहा था। फ्रीक्वेंसी यदि कोई पूछ दे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा था, फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा था। एनर्जी क्या हो रहा था, अब कोई पूछे इंटेंसिटी क्या हो रहा था, तो एनर्जी इंक्रीज हो रहा था तो इंटेंसिटी भी तो बढ़ ही रहा होगा ना। हालांकि इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया को कहा जाता है, पर यूनिट टाइम, है ना। तो इसमें एरिया का भी रोल रहता है। देख लिए क्या पढ़ रहे थे हम लोग, एक फेनोमेनल कंडीशन पढ़ रहे थे जिसमें ये पता चला कि वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमें यही सिखाता है।
ठीक है, कहां तक गर्म किए थे? ब्लू होने तक। ब्लू होने से छोड़ दीजिएगा, अब और गर्म नहीं करना है। तो फिर क्या होगा वो, फिर क्या होगा वो, टेम्परेचर का क्या होगा, घटेगा। टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। तो कम टेम्परेचर हुआ तो वेवलेंथ ज्यादा हुआ। क्लियर है? जो उल्टा डायरेक्शन के बाद वो वेवलेंथ इमिट कर रहा है, उसी वेवलेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जितना आपने हीट उसको दिया था, वो सब हीट वो खुद इमिट कर देगा। तो ब्लैक बॉडी आर दोज बॉडी विच आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एज वेल एज गुड इमीटर ऑफ हीट। गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एज वेल एज द रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, कब ये रेडिएशन इमिट करेगा, देखिएगा, फिर लिखेंगे, लैंग्वेज तो लिखेंगे ही, इधर एनर्जी, इधर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा, एनर्जी बढ़ेगा सबस्टेंस का, और ये बढ़ते 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 यहां पे जाकर के क्या हो गया, मैक्सिमम। अब क्या होगा, दे विल रेडिएट एनर्जी लाइक दिस, दे विल रेडिएट एनर्जी, उसका वेवलेंथ घटेगा, है ना। एक पॉइंट तक ही टेम्परेचर को बढ़ाना है। यदि और टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप, ये T1 टेम्परेचर पे मान लिया, ये T2 पे, मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1। क्लियर है? लिखिए, फिर डिफिनेशन वगैरह लिख देते हैं। बातों को समझना चाहिए, इसलिए ऐसे लिखते हैं। आपको लगता होगा कि क्या हो रहा है, पानी गिर रहा है क्या, ठंडा लग रहा है, ठीक, आते हैं। बड़ा ठंडा लग रहा है, हम तो नहीं लगता है उधर, इससे लग रहा होगा। क्या ऑफ करना था, फैन? लो, इसको चला देना, बंद हो गया। इसी बात को लिख देना है। ये ग्राफ बता रहा है ना कि टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी पहले बढ़ेगा एक लिमिट तक, और उसके बाद वो हीट का रेडिएशन कर जाएगा। और यही बात टेम्परेचर से खींच दे ग्राफ वेवलेंथ का, तब ये वेवलेंथ इधर टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, ऐसे होगा।
कम टेम्परेचर पे ज़्यादा वेवलेंथ, कम टेम्परेचर पे ज़्यादा वेवलेंथ, और ज़्यादा टेम्परेचर पे कम वेवलेंथ। यहाँ पे T1, यहाँ पे T2 है ना। तो वेवलेंथ यदि यहाँ पे λ1 बना दें, यहाँ पे λ2, क्या T2 टेम्परेचर पे λ2 कम वेवलेंथ, तो हाई टेम्परेचर पे कम वेवलेंथ, हाई टेम्परेचर पे कम वेवलेंथ, लो टेम्परेचर पे हाई वेवलेंथ, है ना, लो टेम्परेचर पे हाई वेवलेंथ। जल्दी जल्दी, एनर्जी, इंटेंसिटी और एनर्जी, है ना। चूंकि इंटेंसिटी आई बराबर होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बस इतना ही ना। तो एरिया टाइम को कांस्टेंट कर दीजिए, इंटेंसिटी एनर्जी, लेकिन एनर्जी पर यूनिट एरिया ही होना है इंटेंसिटी, इसलिए बार बार हम लोग बराबर नहीं करेंगे, यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, बढ़े। एगो ग्राफ इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच, इधर इंटेंसिटी इधर वेवलेंथ, लैम्डा। अब ये ग्राफ इस तरह से बना हुआ रहेगा, अब ये इधर से भी बना हुआ है, अब ये यहाँ पे T1 और T2 लिखा हुआ है, ये T1 पे और ये T2 पे। अब तुमसे ये सवाल पूछता है T1 ज्यादा कि T2 ज्यादा है, बाकी में तो दिख जा रहा था, है ना। तो ये ग्राफ कह क्या रहा है, सबसे पहले इंटेंसिटी को आप एनर्जी भी समझो, फिलहाल ग्राफिकली देखने के लिए, न्यूमेरिकली नहीं, न्यूमेरिकली नहीं, बिना पर यूनिट एरिया का नहीं होगा। तो एनर्जी बढ़ रहा है, वेवलेंथ यहां तक पहुंचा, मतलब इंटेंसिटी बढ़ रहा है, वेवलेंथ यहां तक पहुंचा। एक पार्टिकुलर वेवलेंथ के बाद क्या हो गया, घट गया। अब पूछ रहा है कि टेम्परेचर ये T1 ज्यादा था कि ये टेम्परेचर T2 ज्यादा था। तो हाई टेम्परेचर पे ही ना हाई इंटेंसिटी ऑब्टेन हो सकता है, क्या। तो T2 इज ग्रेटर देन T1, ये क्वेश्चन है, लिख दीजिए। ये क्वेश्चन पिछले वाले टेस्ट में होगा। हो गया।
नेक्स्ट लिखना है अब ना ब्लैक बॉडी के बारे में, लिख दीजिए, नहीं तो ऐसे रहेगा तो फिर आप लोग दिक्कत में आ जाइएगा बाद में कि क्या लिखल है कुछ समझ ही नहीं रहे, सब लिखना पड़ेगा ना। बड़े तो ब्लैक बॉडी कैसा बॉडी है भाई? ए बॉडी विच इज गुड absorber of heat as well as good emitter of heat, known as black body। है ना? ये बॉडी, ये बॉडी छोड़ो, ब्लैक बॉडी लिखते हैं। ब्लैक बॉडी absorb all the heat rays incidence on it when it become hot। It radiates all the absorbed radiation है ना। एक ब्लैक बॉडी क्या करेगा तो ऑल द हीट रेज जितना भी पड़ेगा उस पर सबको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब गर्म हो जाएगा तो वो रेडिएट कर देगा। रेडिएट ऑल द एब्जॉर्ब रेडिएशन, द इमिटेड रेडिएशन known as black body radiation। एज एग्जाम्पल आयरन, है ना। आयरन के बारे में ही तो बताए थे। फ्लेम भी सोचना घर पे कि घर में जो फ्लेम है ना गैस चूल्हा वाला, वो जब खूब बढ़िया जलेगा तो उसका फ्लेम ब्लू होगा, और जब लाल लाल जलने लगेगा तो मम्मी वैसे ही कर देगी सिलेंडर खत्म होने वाला है ना। क्योंकि फ्लेम में वो डस्ट उठा लेता है, गंदगी उठा लेता है, तो फ्लेम लाल हो जाता है। तो लाल जलना मतलब कम हीट देगा, और ब्लू जलेगा मतलब ज्यादा हीट उससे रेडिएट हो रहा है। क्लियर? तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अब बाकी तो बता ही दिए विव की ओर, पहले रेड फिर येलो, ये सब क्या लिखना है, फिर किताबी जैसा न हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ, हेडिंग बना देना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
टू और मोर देन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। combination of two or more than two electromagnetic wave। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रहता क्या है भाई, तो कहेंगे सर फोटोन। नहीं, फोटोन ही रहता है ना। अब ऐसा है कि एक कोई सबस्टांस यहाँ पे रख देते हैं, मान लेना है ऐसे, और इसमें दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह से जा करके इस पे इंसिडेंस हो रहा है ना, ऐसे इंसिडेंस हो रहा है यहाँ पे इसी बॉडी पे, और दूसरा इस तरह से भी इसी पे इंसिडेंस हो रहा है, ठीक है। और यहां से इस तरह से वेव बनेगा, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव। दो ठो वेव एक पार्टिकल पे पड़ा, अब एक पूरा वेव यहां से निकला लाइक दिस। इस वेव का वेवलेंथ लैम्डा वन है, इसका वेवलेंथ लैम्डा टू है, मान लेंगे न्यू वन है न्यू टू है, इसकी एनर्जी मान लेंगे ई वन है ई टू है। तो पूछा जाता है कि जो कॉम्बिनेशन के बाद जो वेव बना उसकी एनर्जी क्या, उसकी वेवलेंथ क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या, ठीक है। दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव। या तीन गो वेव एगो और पढ़ा दे इस पे, है ना। क्वेश्चंस कहेगा एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ 400 एंगस्ट्रम और 800 एंगस्ट्रम इंसिडेंस ऑन इट, है ना। तो हम लोग एनर्जी कैसे जोड़ेंगे। तो देखो बाबू, एनर्जी के लिए कोई बात नहीं है। कृष्ण भगवान कहें 5000 साल पहले कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चेंजेस देयर फॉर्म्स ओनली। ये कृष्ण भगवान बोल रहे थे, महाभारत में यही बात बोल रहे थे, तुम लोग देखा नहीं बढ़िया से। कहे कि एनर्जी ना बनेगा ना बर्बाद होता है, ये यहीं पे है यहीं रह जाता है। इसी को बोल रहे थे, क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे। क्या है ये है क्या, क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे, वही तो है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चेंजेस देयर फॉर्म्स ओनली, है ना। ये जो क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे, यही लाइन है थर्मोडायनामिकली। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट चेंजेस दियर फॉर्म्स ओनली। तो एनर्जी एक एडिटिव क्वांटिटी है, तो E बराबर होगा E1 प्लस E2। देखो, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, दो वेव का एनर्जी इस पे पड़ा, तो यहां से जो वेव निकलेगा वो दोनों एनर्जी के बराबर ही। तो दो वेव जब कंबाइन करता है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी। अब एच न्यू बराबर एच न्यू वन प्लस एच न्यू टू, ठीक है। तो एच न्यू बराबर एच कॉमन न्यू वन प्लस न्यू टू, एच से साफ, न्यू बराबर न्यू वन प्लस न्यू टू। यानी दो फ्रीक्वेंसी भी जोड़ सकते हैं। क्या इसी तरह से दोनों वेवलेंथ भी जुड़ जाएगा क्या। न्यू बराबर क्या पढ़े थे, बराबर सी बाई लैम्डा वन सी बाई लैम्डा टू, सी बाई लैम्डा बराबर सी वन बाई लैम्डा वन प्लस वन बाई लैम्डा टू, ठीक है। अरे बोल दो ना ठीक है तब। अब बताओ, सी कॉमन कर लिए, अब सी को यहां से यहां काट देना चाहते हैं, तो वन बाई लैम्डा बराबर वन बाई लैम्डा वन
प्लस 1/λ2। यानी जिस तरह से एनर्जी दो जोड़ सकते हैं, वेवलेंथ दो नहीं जोड़ सकते। वेवलेंथ दोनों जुड़ा, अरे क्या आया देखा, 1/λ बराबर एलसीएम हो गया λ1 इंटू λ2, λ2/λ1, तो लैम्डा बराबर हो गया λ1 इंटू λ2 बाई λ1 प्लस λ2। ये हो गया साहब। तो लैम्डा को जोड़ दे ना सके आप। एनर्जी इज एडिटिव क्वांटिटी, frequency is also additive quantity, but wavelength is not an additive properties। wavelength एक additive properties नहीं है। अब कोई कहे कि एक वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम का एक पार्टिकल पे पड़ा, दूसरा 8000 एंगस्ट्रम का पड़ा, तो बताओ उसे कितना वेवलेंथ का रेंज निकलेगा? तो 12000 मत कह देना, यही पड़ा है। वो निकलेगा 4000 गुना 8000 बटा 8000 प्लस 4000, है ना? उस तरह से सवाल बनेगा। नोट में एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी इज additive quantity while wavelength is not an additive quantity। तो when two wave combine, their energy also combine, their frequency also combine, but the wavelength is not। wavelength सीधा जोड़ के निकलेगा नहीं। कर लिए? बढ़े? और क्या छूट गया?
और एच न्यूट्रॉन। बढ़ जाए। टू वेव ऑफ वेवलेंथ एकदम आसान वाला, 400 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर इंसिडेंस on a molecule, on an atom. The electron ejected ना, ये तो गड़बड़ा आ जाएगा। Two wave of wavelength incidence as they combine, as they combine. Calculate the wavelength of new wave form। चल एकदम सिंपल वाला, लैंग्वेज सिंपल है, सवाल ऐसा ही होगा इससे। हम्म, 2.1 2.4 नैनोमीटर। बगल वाला गलत बताया है। हम्म, क्या करेंगे, 1/λ करेंगे ना जी। 1/λ1 प्लस 1/λ2। यदि याद नहीं रहेगा तो यही याद रखना है ना। कैलकुलेट द वेवलेंथ, तो इसी को कैलकुलेट किए थे ना, तो लैम्डा बराबर आया था λ1 इंटू λ2 बाई λ1 प्लस λ2। तो 400 गुना 600 बाई 400 प्लस 600, यही तो होना है। तो 24 पर 4 शून्य बाई 6 4 10, 2 शून्य, 240 नैनोमीटर। हाँ, अति उत्साहित होके बता दिया होगा।
लिख दिया। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बताइए। सब बात हो गया तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया। कौन किए थे? जेम्स चैडविक नहीं, 1930 लग गया होगा इसको। गेम हो गया तो ये हटाओ इसको। बाई चार्टविक, जे से होता शायद, जे चार्टविक ही 1930-32 में हुआ होगा ये डिस्कवरी। इतना लेट काहे हुआ? जितना लेट हमको ये इसकी डिस्कवरी पढ़ाने में लग गया ना, वैसे ही इन चार्टविक साहब को भी डिस्कवरी में लेट लग गया था। नहीं, हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कब कब पढ़ा है, अब देखिए न्यूट्रॉन का डिस्कवरी पढ़ा। चार्टविक साहब भी वैसे ही परेशान थे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 1850 से 60 में खोजा गया था। गोल्डस्टीन साहब आई 1906 तक आए होंगे, 40 साल लगा इनको। अब एग्जैक्ट तो डेट नहीं पता, लेकिन 1900 कुछ ही होगा। कहाँ 1860, कहाँ 1900 कुछ। समस्या है कि नहीं है? ऐसे ही है जैसे इतना दिन के बाद हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ा रहे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ाने के बाद। व्हाट इज द रीजन फॉर द लेट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन? अरे हमारे पढ़ाने का तो रीजन हुआ कि जल्दी में तुम लोग भागा होगा कभी कभी। 1932। और प्रोटॉन का डिस्कवरी भी लगे लगे देख ही लो, समय है तो बाद विचार करें। ये 1932 में भाई साहब डिस्कवर किए। अब प्रोटॉन डिस्कवर कब हो गया, इलेक्ट्रॉन कब डिस्कवर हो गया? देखो देखो, गोल्डस्टीन साहब कब डिस्कवर किए थे? रदर 1886। 1886 में गोल्डस्टीन। और डाल्टन साहब कब एटॉमिक थ्योरी दिए थे? देखो देखो देखो, देखो ना, मजा ही तो आ रहा है। 1886 में गोल्डस्टीन। और डाल्टन साहब का देख लो। अब बताइए, यहां पर आ गए डाल्टन साहब। समझ रहे? डाल्टन साहब कितना सही सही बात करते हैं। उनको न्यूट्रॉन का पता था, उसको प्रोटॉन को पता था। ये तो खोजे गोल्डस्टीन साहब 1886 में। हम्म, तो उस समय डाल्टन साहब कह दिए थे। भाई रुक के थोड़ा समझ लो ना, पढ़ना तो है ही है। डाल्टन साहब यदि कह देंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कि एटम्स आर इनडिविजिबल, तो बताओ डाल्टन साहब इतना बोल के बोल सकते हैं ना, कोई कुछ बोलते ही रहे। काहे कोई कुछ बोलेगा? मतलब प्रोटॉन तो डिस्कवरी ने पता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का पता ही नहीं। तो वो तो अपने जमाने में बिल्कुल सही सुपरहिट थे कि एटम से ही मैटर बना है। वो तो यही बताए कि हर एलिमेंट जो है किससे बना है, एटम से बना है। तो 1886 में डाल्टन साहब खोज दिए। 1932 में जाकर के उन ये भाई साहब न्यूट्रॉन खोजे हैं। बीच में रदरफोर्ड साहब थ्योरी दिए। तो गड़बड़ी क्या है, अपने अपने समय को लेके सब सही है, इसलिए कोई गलती नहीं कहा जाता है, ड्रॉबैक नाम रखा गया कि उस समय ये नहीं था, उस समय ये नहीं था। बाद में आइसोटोप की भी डिस्कवरी हुई
है ना। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी सबसे लेट काहे हुआ है, ये क्वेश्चन हम पूछ रहे थे। हाँ, बिकॉज न्यूट्रॉन इज चार्जलेस। न्यूट्रॉन इज चार्जलेस। बोलो कोई कुछ करेगा तभी ना खोजोगे, कोई कुछ करेगा तब खोजोगे, क्या बोल रहे हैं हम। जब कोई कुछ कर ही नहीं रहा है तो उसको खोज पाना कितना मुश्किल है। जैसे मानो कि वो पुलिस है, तो एक डकैत चोर को जो नामी ग्रामी है उसको तो खोज लेता है, लेकिन एक वैसे आदमी को वो खोज पाएगा जो उसको, जो कुछ करवे नहीं करता, गांव में पड़ल रहता है, मतलब कौन है, कहीं मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहा है तो मिलेगा कैसे, कोई मतलब ही नहीं तो मिलेगा कैसे। न्यूट्रॉन भी वैसे ही था। एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जा करके देखा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में देखा जाएगा। यदि वो पांच चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल है तब क्या कर लेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, उससे पता चल जाएगा कि कुछ है। लेकिन न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लेट हुई। न्यूट्रॉन इज चार्जलेस, that is why discovery of neutron is so late. न्यूट्रॉन की डिस्कवरी न्यूक्लियर रिएक्शंस के बाद हुआ है ना। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई, तो जब अल्फा बीटा गामा रेज रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी हो गया, उसके बाद व्हेन अल्फा रेज bombarded on the isotope of boron, a new particle is emitted. Called as न्यूट्रॉन। ठीक है, देख लेते हैं।
देखिए चार्ज और मास जोड़ लेना रहता है। क्या लिखा है कि व्हेन अल्फा रेज इज बम्बार्डेड, लिखो लिखो। व्हेन अल्फा रेज इज bombarded on boron, a new particle is emitted called as neutron, and नाइट्रोजन लिख देना। नाइट्रोजन के साथ साथ क्या निकला है? न्यूट्रॉन। इसी न्यू पार्टिकल को कहते हैं न्यूट्रॉन, है ना। बोलो सर, बोरोन के बजाय यदि हम बेरिलियम लिख देते तो गलत हो जाता। तो देखो ऐसे करते, बेरिलियम 4 नौ लिख देंगे, तो हीलियम 4 2 लिख के ऐसे लिख देना है। न्यूट्रॉन तो निकला ही, साथ में वो कार्बन निकल जाएगा। 4 2 6 और 9 4 13, तो ये 12 हो गया और न्यूट्रॉन 1 0, है ना। एक ही बात है, न्यूट्रॉन। यहाँ पर लिखना है अपने हिसाब से, बोरोन लेंगे नाइट्रोजन, बेरिलियम लेंगे कार्बन।